नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सहिटी की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना अपनी करनी का दूसरा भाग, पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी उसी से जुड़ी हुई है। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, टॉप कमेंट में और इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। प्रेमचंद की यह कहानी न सिर्फ एक सामाजिक सत्य को उजागर करती है, बल्कि आपको भावनाओं के उस गहरे समुद्र में ले जाती है जहां दर्द, त्याग और आत्मबल एक साथ बहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सुनते हैं अपनी करनी का दूसरा भाग। मैंने तो समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहां से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले। इस मनहूस वाकये के एक हफ्ते बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं ठिठका। उसे चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कुटनियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांटकर पूछा, तू कौन है, यहां क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाएं लीं और बोली, बेटा नाराज न हो, गरीब भिखारी हूं, मालिकिन का सुहाग भरपूर रहे। उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया। यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई। मेरे गुस्से का पारा चढ़ा। मैंने घर जाकर पूछा, यह कौन औरत थी? मेरी बीवी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं, कोई भिखरिन थी। मैंने कहा, भिखारिनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती, ये तो मुझे कुटनी सी नजर आती है। साफ साफ बताऊं, उसके यहां आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे, उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, मैं उसके पेट में थोड़े ही बैठी थी, भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि वह जितना जबान से कहती है, उससे ज्यादा उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में वह अभी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चरित्र की थाह किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे हैं। मैंने झपटकर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एतबार है, लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच सच न बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारा ढंग बतलाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। यह खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज्यादा अजीज समझता हूं। मेरे लिए यह डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बातें करूं, उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या बात है? इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, मेरा कसूर माफ कर दो। मैंने गरज कर कहा, वह कौन सा कसूर है? इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया, तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहां न रहने दो, वरना समझ लो कि आज ही इस जिंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं उन्हें मैंने किस तरह झेला है, और अब भी सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूं। मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है, जिस तरह रखोगे रहूंगी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन उस भूल की यह सजा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे संदेह न करो। मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने सारे घर का चिट्ठा बयान कर दिया। मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे यह भूल करवाई, और इसके लिए तुम जो सजा दो वह मेरे सर आंखों पर। मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ। बोला, तुमने उससे क्या कहा? इंदुमती ने दिया, घर का जो कुछ हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा घर की जरूरतों की फिक्र न रखना। अपनी बेवकूफी का क्या कहूं। मैंने उसे यहां तक कह दिया कि इधर 3 महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया, और इसकी चोट मेरे गहनों पर पड़ी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपये के जेवर बिक गए। न मालूम क्यों मैं उससे यह सब कुछ कह गई। जब इंसान का दिल जलता है तो जबान तक उसी आंच आ ही जाती है, मगर मुझसे जो कुछ खता हुई उससे कई गुनी सख्त सजा तुमने मुझे दी है। मेरा बयान लेने का भी सब्र न हुआ। खैर, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई।
तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, वरना एक भिखारिन औरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे शुभ क्यों होते। मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं। दूसरे दिन मैं ज्यों ही दफ्तर में पहुंचा, चौबदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था। मैं खूब समझ गया था कि वह बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामलों की जांच के लिए तैनात हुई होगी। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है। खौफ से सहमा हुआ, लेकिन दिल को किसी तरह संभाले हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेंगी देखा जाएगा, अभी से क्यों जान दूं, मैं महाराजा की खिदमत में पहुंचा। वह इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कागजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वह खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनके चेहरे पर नाराजगी के लक्षण दिखाई दिए। बोले, कुंवर श्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वसीकादार हो और तुम्हें यह गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जान लगाकर सेवाएं की हैं और उन्हीं के सिले में यह वसीका दिया गया था, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा। तुम्हें इसलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो, अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वह राज्य की कुछ खिदमत कर सकें। उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो, न कि इसीलिए कि तुम इस रुपये को बेहुदा ऐशपस्ती और हरामकारी में खर्च करो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने को मुक्त समझ लिया है। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा। इसलिए हाथ से हमने तुम्हारा नाम वसीकादारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज किया गया। वह अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है। तुम्हारा नाम रियासत के मालियों की फहरिस्त में लिया जाएगा। तुमने अपने को इसी के योग्य सिद्ध किया है और मुझे उम्मीद है कि यह तबादला तुम्हें नागवार न होगा। बस जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ। मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक अपने किस्मत का यह फैसला सुना और घर की तरफ चला। लेकिन 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक खचाल आया, किसके घर जा रहे हो? तुम्हारा घर अब कहां है? मैं उलटे कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था वहां दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोथी न हुई थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा। दूसरों की सुखी हमदर्दियां सुननी पड़ेंगी, जिनके पर्दे में खुशी झलकती होगी एक बार, सिर्फ एक बार। मुझे फूलमती का ख्याल आया। उसके कारण यह सब दुर्गत हो रही है, उसे तो मिल ही लूं। मगर दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी वह अब मुझे हासिल हो सकती है? हरगिज नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज्यादा कीमती चीज है। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन उसे लेकर कहां जाऊंगा? पांवों में बेड़ियां डालकर चलना तो और भी मुश्किल है। इस तरह सोच विचार कर मैंने बंबई की राह ली और अब 2 साल से एक मिल में नौकर हूं। तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि ज्यों त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और इसी को यथेष्ट समझता हूं। मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था। फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया है, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली है। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेनें जल रही थीं और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर सफाई और सुथरापन दिखाई देता था। मुझे कुछ अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तहार छपते रहे, लेकिन अब यह सूरत लेकर मैं वहां क्या जाऊंगा और यह कालिख लगा मुंह किसको दिखाऊंगा? अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं, चाहे रोकर काटूं या हंसकर।
मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूं। अफसोस मैंने उन नेमतों की कद्र न की, उन्हें लात से ठोकर मारी। यह उसी की सजा है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं वह परवाना हूं, मैं वह परवाना हूं जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अपनी करनी। क्या आपको भी लगा कि कभी कभी हम खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं? नीचे कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है इस कहानी के बारे में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल साहित्य की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी मिस ना हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।